नमस्ते सर जी, मैं हूँ राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस स्टोरी का नाम चेंज करने वाला हूँ। अगर आप लोगों के पास इस स्टोरी के हिसाब से कोई नाम है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। CH-111 शौर्य की पहचान और धीरज राजपूत। शौर्य इस वक्त एक छोटी बच्ची के साथ एक पुराने बंद पड़े मिल के बाहर खड़ा था। वह बच्ची अभी भी ऊपर आसमान की ओर देख रही थी। उस लड़की को ऐसा देखकर शौर्य उससे पूछता है, क्या हुआ, आप ऊपर क्या ढूंढ रही है? ये सुनकर वह बच्ची अपनी प्यारी आवाज में कहती है, भैया वो बुले अंकल ऊपर गए हैं, नीचे नहीं आए, मैं उन्हीं को ढूंढ रही हूँ। उस बच्ची की प्यारी बातें सुनकर शौर्य ने उस बच्ची के गालों को चूमते हुए कहा, वो लोग अभी आते ही होंगे, वो क्या है न कि वे कुछ ज्यादा ही ऊपर गए हैं तो थोड़ा समय लग रहा है। तभी आसमान से चिंकते हुए वो गुंडे मिल के बाहर वाले मैदान में गिर गए जहां ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। नीचे गिरते ही उनकी मौत हो चुकी थी, पर वह बच्ची उन्हें देख नहीं सकती थी। उनके एक एक करके गिरने पर उस बच्ची ने तालियां बजाई। शौर्य मुस्कुराया और फिर बच्ची के साथ भी खुद भी तालियां बजाने लगा। तभी कुछ दूरी से दो पुलिस की गाड़ियां और एक सफेद स्कॉर्पियो कार जिस पर लाल बत्ती लगी हुई थी तेजी से उस मिल के पास आकर रुक गए। तभी उस स्कॉर्पियो गाड़ी से एक लड़की निकली जिसने एक भूरे रंग की साड़ी पहनी थी, लेकिन वह दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसे देखकर लग रहा था कि वही इस बच्ची की मां है, क्योंकि उसके आंखों में आंसू थे। वह दौड़कर उस बच्ची को शौर्य के गोदी से लेकर गले लगते हुए रोने लगी। कुछ देर तक अपनी बच्ची को ठीक से चेक करने के बाद वह औरत शांत हुई और शौर्य को देखते हुए बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्ची को बचाया है। ये आपका मुझ पर एक एहसान होगा। शौर्य ने यह सुनकर उस औरत को मुस्कुराते हुए बोल, इस देश का नागरिक होने के नाते ये मेरा फर्ज था कि मैं उसकी जान बचाऊं। कोई बात नहीं, आप अब अपनी बच्ची को अपने साथ ले जा सकती है। शौर्य की बात ऐसी थी जैसे वह कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी फेंक रहा था। तभी एक पुलिस कांस्टेबल दौड़ते हुए आया और बोला, मैडम हमें अंदर से अनिकेत जगताप मिला है। उसके दोनों कंधे टूट चुके हैं और हमें 5 लाशें भी मिली है उस घास के मैदान से। ये सुनकर वह औरत शौर्य को एकदम अजीब नजरों से देखने लगी, क्योंकि शौर्य ने उसकी बच्ची को बचाने के लिए 5 लोगों की हत्या कर दी थी। ये बहुत ही सीरियस मामला बन चुका था। तभी पुलिस ऑफिसर लाशों की शिनाख्त करके लौटा और शौर्य को देखकर बोला, मिस्टर आपने यहाँ पर इस बच्ची को बचाया लेकिन कानून को अपने हाथ में ले लिया है, इसीलिए हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये सुनकर शेर उस औरत को देखकर बोला, मैडम जी मैंने आपके लिए उन लोगों को मारा, तो इस बात पर क्या आप इसकी जिम्मेदारी ले सकती है? तभी वह बच्ची बोली, ममा आज इस भैया ने उन बुरे अंकल को सुपरमैन की तरह एक एक पंच में सीधा छत फाड़ के उड़ा दिया था। ये सुनकर वह औरत उस बच्ची का सिर सहलाते हुए बोली, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम एक काम करो, जाकर तुम गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हारे इस सुपरमैन भैया से बात करके वापस आती हूँ। ये सुनकर वह बच्ची एक लेडी कांस्टेबल के साथ गाड़ी में जाकर बैठ गई। उसके बाद वह औरत शौर्य को देखकर बोली, अगर आपने हत्या नहीं की होती तो मैं इस बात की जिम्मेदारी ले सकती थी, लेकिन आपने एक जुर्म किया है इन लोगों को मारकर, और एक IAS ऑफिसर होने के नाते मैं कानून को हाथ में लेने वाले की रक्षा नहीं कर सकती। शौर्य ने जब ये सुना तो वह हंसते हुए बोला, तुम तो बड़ी दोगली औरत निकली। खैर छोड़ो, तुम जैसी औरत से मैं उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ। तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आ गई जो अपनी पोस्ट के नशे में चूर होकर अपने बेटे को भी जन्म के बाद ठुकरा देती है। तुम अब जा सकती हो, तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल चुकी है। इतना कहकर शौर्य मूड गया और अपनी पॉकेट में हाथ डालकर खड़े होकर मिल की दरवाजे की तरफ देखने लगा, क्योंकि उसने अंदर से आती हुई अनिकेत की आवाज सुनी। कुछ ही देर में अनिकेत को वे ऑफिसर घसीटते हुए बाहर लेकर आ गए। जब अनिकेत ने शौर्य को देखा तो उसका खून खौल गया और बोला, तू जो भी है मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पूरे परिवार को मिटा दूंगा और मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। जब शौर्य ने उसकी धमकी सुनी तो उसने अपना सिर नामे हिलाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसमें इस वक्त उसके हाथ में बंदूक थी। शौर्य ने अपनी पिस्तौल से एक गोली चला दी जो अनिकेत के सिर को छेद कर निकल गई। अनिकेत वहीं पर मर गया। तभी पुलिस वालों ने शौर्य की शांत आवाज सुनी, मुझे खोखली धमकी सुनने की आदत नहीं है, अगर कोई ऐसा करता है उसका अंजाम सिर्फ मौत होता है। फिर शौर्य ने सभी पुलिस वालों को हंसते हुए देखा और बोला, कैसा लगा मेरा डायलॉग? अरे भाई कुछ ताली तो बजाओ।
शौर्य की ऐसी हरकत देखकर सभी लोग शौर्य को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी पागल को उन्होंने देखा हो। तभी वह इंस्पेक्टर होश में आता है और अपनी रिवॉल्वर शौर्य के ऊपर तान देता है और बोलता है, अपने हाथ ऊपर करो और अपना हथियार नीचे डाल दो वरना मुझे तुम पर गोली चलानी पड़ेगी। जब शौर्य ने ये सुना तो उसने उस ऑफिसर को देखकर अपनी आर्मी की आईडी निकली और उसके तरफ उछाल दी और बोला, मुझे अरेस्ट या मेरे हथियार डालने के लिए कहने की तुम्हारी औकात नहीं है ऑफिसर। तुम्हारा डीआईजी भी मुझे अरेस्ट नहीं कर सकता है। इंस्पेक्टर ने आईडी को देखा और उसके माथे पर पसीना साफ दिखाई देने लगा। उसने तुरंत अपनी गन नीचे की और शौर्य के पास जाकर उसकी आईडी वापस करते हुए बोला, वी आर सॉरी सर, हमें ये पता नहीं था। इतना कहकर उस ऑफिसर ने बाकी पुलिस वालों को इस जगह को सील करने कह दिया और फिर उस औरत के पास आते हुए बोला, मैडम वे एक आर्मी ऑफिसर है और उनकी रैंक बहुत बड़ी है। हम उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते, अब हम ये कैसे क्लोज करेंगे। उस औरत ने शौर्य को ऊपर से नीचे एक बार देखा लेकिन उसे शौर्य किसी भी तरह से आर्मी ऑफिसर नहीं लग रहा था। फिर वह अपने बच्ची के पास गई और बोली, टुन टुन बेटा, तुम्हें उन लोगों ने कहीं चोट तो नहीं पहुंचाई, तुम ठीक हो ना। उस बच्ची अपना सिर झटकते हुए कहा, नहीं मामा मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। पर उस भैया को पुलिस अंकल ऐसा क्यों देख रहे थे। वह औरत बच्ची का जवाब देते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, आपके भैया असली हीरो है, वे आर्मी वाले हैं तो उनकी चिंता मत करो। ये सुनकर वह बच्ची खुश हुई और खिड़की के बाहर अपना सिर निकालकर शौर्य को देखकर बोली, भैया क्या आप सच में एक सोल्जर हो। मुझे भी बड़ा होकर आपकी तरह सोल्जर बनना है, बिल्कुल आपकी तरह। ये सुनकर शौर्य ने मुस्कुराते हुए उस बच्ची को देखा और बोला, अच्छी पढ़ाई करो, एक दिन तुम भी मेरी तरह एक सोल्जर बन सकती हो। अब तुम अपनी माँ के साथ घर जाओ। इतना कहकर शौर्य भी वहां से बाहर आ गया। तभी वह औरत उस पुलिस वाले से पूछती है, उस लड़के का नाम क्या है। ये सुनकर वह पुलिस वाला बोला, मैडम उनका नाम शौर्य अग्निहोत्री था और वे आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल हैं। ये सुनकर वह औरत चौंक गई और कुछ सोचने लगी। बहुत देर तक ये नाम याद करने के बाद उसे कुछ याद नहीं आया। फिर उसने अपना सिर झटका और ड्राइवर को वापस चलने के लिए कहा। दूसरी तरफ अब शौर्य के पास करने के लिए कुछ नहीं था तो उसने अपना फोन निकाला और जिया को कॉल किया। उसने जिया से उसके रहने का ठिकाना पूछकर उसके घर निकल गया। जिया और प्रिया दोनों एक फ्लैट में रहती थी जो उन दोनों को उनके पिता ने यहाँ रहने के लिए खरीद कर दिया था। शौर्य चलते हुए उनके बिल्डिंग के नीचे पहुंच गया। यहाँ उसके आते ही प्रिया नीचे आकर उसे ऊपर लेकर गई। शौर्य उनके फ्लैट पर पहुंचकर सोफे पर बैठ गया। तभी जिया ने शौर्य के लिए पनीर की सब्जी बनाई और उसे खाना खाने बुला लिया। शौर्य ने भी यू के साथ बैठकर पेट भरकर खाना खाया। खाना खाने के बाद शौर्य को फिर उसी विला का ख्याल आया जिसे उसने सिल्वर डैन के ऑफिस में देखा था। उसने तुरंत दिवाकर को फोन लगाया। कुछ रिंग के बाद दूसरी तरफ से आवाज आई, बोलो शौर्य बेटा क्या बात है, तुमने मुझे इतनी जल्दी फोन किया। दिवाकर की बात सुनकर शौर्य बोला, दरअसल अंकल मैंने कॉल इसीलिए किया था क्योंकि मुझे वह विला भी बहुत पसंद आया था जिसका मॉडल आपके ऑफिस में रखा था। क्या मैं उसे देखने आ सकता हूँ, वैसे भी इस वक्त मैं फ्री हूँ। ये सुनकर दिवाकर बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम अभी ऑफिस आ जाओ, इस वक्त राहुल भी ऑफिस में ही है, मैं उसे तुम्हारे साथ उस विला को देखने भेज देता हूँ। शौर्य ने ये सुना तो वह बोला, ठीक है फिर मैं और मेरी बहनें कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। इतना कहकर शौर्य ने फोन रख दिया। उसने फिर जिया और प्रिया को अपने साथ चलने के लिए कहा। वे दोनों भी इस वक्त फ्री थी तो दोनों शौर्य के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। नीचे आते ही शौर्य ने अपने अंगूठी से अपनी स्पेशल एडिशन थार निकली और दोनों को लेकर वहां से स्वरडैन के ऑफिस पहुंच गया। इस वक्त राहुल को कंपनी के गेट पर उसके डैड ने खड़ा कर दिया था। शौर्य के आते ही सबसे पहले जिया गाड़ी से उतरी तो राहुल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद प्रिया उतरी तो उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई, पर जब शौर्य उसी गाड़ी से उतरा तो उसकी मुस्कान गायब हो गई। दोनों लड़कियों ने शौर्य को दोनों तरफ से पकड़ रखा था और वे तीनों हंसी मजाक करते हुए राहुल के सामने आकर खड़े हो गए। जिया ने जब राहुल को देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, अरे राहुल तुम गेट पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर राहुल अपनी इज्जत बचाते हुए बोला, मैं यहाँ पर शौर्य का इंतजार कर रहा था, डैड ने मुझे बताया था कि ये आने वाले हैं। ओ तो ये बात है, तो चलो फिर हमारे भैया आज हमें एक घर दिखाने के लिए यहाँ लाए हैं। जिया की बात सुनकर राहुल बोला, प्लीज आप लोग अंदर चलिए, पहले मैं आपको वो मॉडल दिखाता हूँ फिर हम साइट पर जाएंगे। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और वह जिया से बोला,
एक मिनट, अभी तुमने शौर्य को भैया कहा, यानी ये तुम्हारे भाई है? ये सुनकर प्रिया इतराते हुए बोली, तुमने सही सुना, वरना हम लड़कों को कभी ऐसे पकड़ कर घूमेंगे, यहाँ के लड़कों की इतनी औकात नहीं है। प्रिया की बात सुनकर राहुल को दिल में एक दर्द का एहसास हुआ, क्योंकि वह पिछले 1 साल से इन दोनों लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, पर अभी तक इन लड़कियों ने उसे मुड़कर भी देखा नहीं था। और अब उसे ये पता चलता है कि इन दोनों लड़कियों के नजरों में यहाँ के लड़कों की कोई हैसियत है ही नहीं। ऊपर से ये दोनों शौर्य की बहनें हैं, जो कि इतना अमीर है कि वह उसके कंपनी को 10 बार ऐसे ही खरीद सकता है। ये सब राहुल अपने दिमाग के अंदर सोच रहा था, तभी उसे शौर्य की बात सुनाई दी। राहुल, तुम हमें अंदर भेजकर वहां क्यों रुके हो? चलो भाई, मॉडल भी तो दिखा दो। ये सुनकर राहुल उन्हें मॉडल के पास लेकर गया। वह मॉडल बेहद खूबसूरत था, इसीलिए उसे देखते ही दोनों बहनों ने पसंद कर लिया। यह विला मुंबई के समुद्र किनारे पर स्थित था। इस विला की वास्तु बहुत ही खास थी। शौर्य ने तुरंत राहुल को देखा और बोला, राहुल चलो हम अब साइट पर चलकर इसे देखते हैं। तभी राहुल थोड़ा कतराते हुए बोला, वैसे तो ये एक प्राइम प्रॉपर्टी है और इसकी कीमत 200 करोड़ रुपए है। अगर आप इसे खरीदते हैं तो आपको 10 करोड़ रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। ये सुनकर शौर्य ने सिर्फ हाँ में अपने सिर हिलाया और अपनी बहनों के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गया। उनके साथ राहुल भी उसी गाड़ी में बैठा था। शौर्य ने राहुल के कहने पर गाड़ी सीधा विला की तरफ भगा दी। कुछ ही देर में वे लोग वली पहुंच गए। वली से थोड़े बाहरी इलाके में यह समुद्र के किनारे पर बना विला था। जब वे विला पर पहुंचे तो उस विला को देखते ही शौर्य ने उसे पसंद किया। विला के आसपास शांति थी और बड़े बड़े पेड़ों ने उस विला को घेर लिया था। शौर्य ने फिर उस विला को खरीदने का मन बना लिया। इस विला के अंदर ढेर सारे कमरे थे। एक समय पर इस विला में कई लोग एक साथ रह सकते थे। शौर्य ने फिर राहुल को देखकर कहा, राहुल मुझे ये विला पसंद आया है। एक काम करो, अपने डैड से कहकर रजिस्ट्री की तैयारी करो। शौर्य की बात सुनकर राहुल ने तुरंत अपने डैड को फोन किया और सारी बात बता दी। शौर्य फिर अपने बहनों के साथ गोरेगांव की तरफ निकल गया। इस वक्त वह पवई की प्रॉपर्टी के मालिक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर धीरज राजपूत को मिलने जा रहा था। शौर्य कुछ ही मिनटों में यहां पहुंच गया था। उसने तुरंत बताए हुए पते पर जाकर उनके घर की बेल बजाई। बेल बजाते ही अंदर से एक बुरी आवाज आई, अरे ओ बुढ़ू, जाके दरवाजा खोल, हर बार जब देखो तब वो गेम खेलने बिष्ट जाते हो, जरा थोड़ी शर्म करो, ये तुम्हारी उम्र नहीं है ऐसे गेम खेलने की। बूढ़ा आदमी अपनी जगह से करहाते हुए उठा और आकर दरवाजा खोलने लगा। जब दरवाजा खुला तो उसने शौर्य और उसके बहनों को देखा और बिना कुछ पूछे सीधा दरवाजा बंद कर दिया। तभी शेर ने फिर से बेल बजाई। इस बार उसने कई बार बेल बजाई। इस वजह से वह बुढ़ा चिढ़ गया और दरवाजा खोलकर बोला, अबे ओ मच्छर, तू क्यों मुझे परेशान कर रहा है? चुपचाप यहाँ से निकल और फिर से बेल मत बजाना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर शौर्य भी तनकर बोला, अबे ओ बुढ़े, तेरा एक पैर जमीन पर है और दूसरा पैर कब्र में है, तो ज्यादा इतरा मत और मुझे मेरी बात बोलने दे। वह बुढ़ा बोला, बच्चे, इतनी अकड़ अच्छी नहीं होती, तो बोल तुझे क्या चाहिए? ये सुनकर शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, वो क्या है न बुड्ढे, मैं तुम्हारी पवई वाली प्रॉपर्टी खरीदनी है। तो बोल, क्या तू इस प्रॉपर्टी को बेचेगा? शौर्य की बात सुनकर वह बुढ़ा बोला, मुझे अपनी प्रॉपर्टी को बेचने की कोई जरूरत नहीं है, तू यहाँ से जा सकता है। अब क्या करेगा शौर्य आगे? क्या शौर्य इस प्रॉपर्टी को खरीद पाएगा? क्या कारण है कि वह बुढ़ा उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं रहा है?